जैसा कि आपको मालूम है हम कर रहे थे HNO3 और मैंने आपको उसकी जो है रिएक्शन पार्ट कराया था। मैंने आपको बताया था HNO3 जो है वो वर्क करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम इसको रिएक्ट करा सकते हैं मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ और कंपाउंड्स के साथ। मैंने उसमें मेटल्स के साथ भी रिएक्शंस आपको बताई थी, अगर मोर रिएक्टिव है तो क्या होगा, लेस रिएक्टिव है तो क्या होगा, अगर नोबल मेटल्स है तो क्या होगा। ठीक है, साथ में हमने बताया था HNO3 जो है नाइट्रेशन करने में भी हेल्प करता है। कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का मिक्सचर आप लेते हो तो आपके पास क्या बन करके आता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बन करके आता है, जिससे आप नाइट्रेशन करा सकते हो, NO2 ऐड करा सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये हेल्प करता है पिक्रिक एसिड में भी। अगर हमारे पास फिनॉल है, ठीक है, उसमें हम ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर डालते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर हम मिक्सचर डालते हैं तो ये क्या होगा, अटैक होगा तीनों जगह पर एक साथ एंड वी गेट वाइट कलर्ड पीपीटी, सॉरी वाइट नहीं, येलो कलर्ड पीपीटी। ठीक है, और उसको कहा जाता है पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। सिमिलरली कल मैंने आपको एक और भी बताया था, अगर हम इसकी जगह टॉल्वीन रखते हैं CH3 और ये नाइट्रेशन मिक्सचर कराते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन। ट्राई नाइट्रोटॉल्वीन, जिसको शॉर्टकट में TNT भी कहा जाता है। अगर ये TNT रिएक्ट कर जाए ग्लिसरॉल के साथ तो बन जाता है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरॉल। मतलब इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, TNT अगर ग्लिसरॉल के साथ रिएक्शन कर जाए, ग्लिसरीन के साथ रिएक्शन कर जाए तो इसके डेरिवेटिव्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो जितने भी हैं मैंने आपको बताया था, ये मदद करते हैं किसके अंदर, एक्सप्लोजिव मटेरियल की फॉर्म में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में जो है मदद की जाती है। जैसे हम कहते हैं डायनामाइट, डायनामाइट भी जो है वो इन्हीं का मिक्सचर है। इसमें भी क्या करते हैं, ट्राई नाइट्रो को हम ग्लिसरीन के साथ मिक्स किया जाता है और ऐसे ही डाइनाइट्रो को भी ग्लिसरीन के साथ मिक्स किया जाता है और जो मटेरियल तैयार होता है उसको डायनामाइट कहा जाता है। आपको मालूम है कहीं पर भी अगर ब्लास्ट कराना हो तो वहाँ पर जो है डायनामाइट का यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करते हैं HNO3 के, तो HNO3 को अगर हम पानी में डालते हैं तो आपको मालूम है डिसोसिएट होकर के ये हमें क्या देता है, नाइट्रेट आयन देता है। तो मैं आपको बताती हूँ नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट। वैसे तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स में आते हैं, लेकिन फिर भी नाइट्रेट आयन के लिए जो है प्रेजेंस के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को कहा जाता है रिंग टेस्ट। हालांकि रिंग टेस्ट हम तभी कर पाते हैं जब हम बहुत ही कंसंट्रेशन से जो है ये करते हैं, तभी एक ब्राउन कलर की रिंग जो है तैयार होकर के आती है। टेस्ट ट्यूब के अंदर ये टेस्ट करते हैं तो ब्राउन कलर की रिंग जो है जंक्शंस पे बन करके आती है। अगर थोड़ा सा भी हिला करके करेंगे तो वो ब्राउन कलर की रिंग अब यहाँ अपीयर नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, हमने इसको पानी में डाल लिया है, एक्वस तैयार कर लिया है। तो ये तो है हमारे पास, पानी में डालते ही डिसोसिएट हो गया है H+ और NO3- में। और हमने साथ के साथ ले लिया है पैरासल्फेट। पैरासल्फेट भी पाउडर है, उसको डायरेक्ट वाटर में डिजोल्व किया, फ्रेश प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन तैयार किया पैरासल्फेट का। पैरासल्फेट में मुझे सल्फेट आयन की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने हटा दिया तो मेरे पास बन करके आया फेरिक आयन, सॉरी फेरस आयन Fe+2। ठीक है, जैसे फेरस आयन को हम जो है HNO3 के अंदर डाल रहे हैं, HNO3 के एक्वस मीडियम में है, डाइल्यूट स्टेट में है। तो आपको मालूम है डाइल्यूट स्टेट में होती है किस में डिसोसिएट होगा, HNO3 NO में, H2O में। ठीक है, और जो भी हमारे पास नीचे आएगा वो जैसे हम कहते हैं तो Fe+2 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में। ये आयनिक मीडियम दे रखा है, ये पूरा रिएक्शन बैलेंस नहीं किया है, ये आयनिक मीडियम में दे रखा है रिएक्शन। तो Fe+2 कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, ऑक्सीडेशन हो गया है इसका। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारे पास ये आयन बन करके आएगी Fe+3, ये जो साथ में बनकर NO को कहा जाता है यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड बन करके आया ना, ये वापस क्या करेगा, Fe+2 वाले के साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा। ये NO रिएक्शन करेगा Fe+2 के एक कंपाउंड के साथ, और जैसे वो कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है, देखो हो क्या रखा है, ध्यान से समझना। ये NO है, ये रिएक्शन कर रहा है, ये H2O जो है Fe+2 के साथ वापस मिक्सअप हो गया है और एक कॉम्प्लेक्स बन करके आया है। क्या कॉम्प्लेक्स बन के आया है, Fe2O6+2। क्लियर हुआ कि नहीं। हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने एक्वस सॉल्यूशन में जो है HNO3 ले लिया और हमने एक्वस ही फेरासल्फेट बिल्कुल फ्रेशली प्रिपेयर ले लिया। फेरासल्फेट में सल्फेट की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने उसको हटा दिया। तो फेरस का Fe+2, HNO3 डिसोसिएट होकर H+ NO3- बन गया। अगर HNO3 डाइल्यूट स्टेट में होता तो डिसोसिएट होकर के NO + H2O कन्वर्ट होता है। Fe+2 किस में कन्वर्ट होता है, Fe+3 में कन्वर्ट होता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगा, इस वाटर के साथ मिलकर के और Fe+2 के साथ वापस रिएक्शन करेगा और बनाएगा एक कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो है वो
बन करके आएगा। और वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, जिसमें जो है Fe एक वाटर निकल जाएगा, ये रह जाएगा H2O5, NO अंदर लग जाएगा। ठीक है, यही बन करके आएगा। जो मेन चीज़ है जो यहाँ समझने की है वो ये है, यहाँ जो आयरन है इट इज़ इन द +2 स्टेट, लेकिन यहाँ जो आयरन है इट इज़ इन द +1 स्टेट। ठीक है, यहाँ जो NO है नाइट्रोसाइड जिसको हम कहते हैं इट इज़ इन द 0 स्टेट, जबकि यहाँ जो है वो इट इज़ इन द +1 स्टेट। हो क्या रहा है, NO जो है लिगेंड है, ये लिगेंड अपना जो है नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा किसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, Fe की तरफ शिफ्ट कर रहा है, जिससे Fe का +2 जो है वो +1 में कन्वर्ट हो गया और इसका 0 किस में कन्वर्ट हो गया, +1 में। स्लाइटली इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम NO टू Fe। ठीक है, जिसकी वजह से NO जो है वो उसका चार्ज 0 से +1 हो जाएगा और Fe का जो चार्ज है वो +2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +1 में। दिस इज़ नॉन एज चार्ज ट्रांसफ़र। और ये जो कॉम्प्लेक्स बन करके आया है दिस इज़ ब्राउन कलर्ड। तो क्वेश्चन आता है वाई दिस कॉम्प्लेक्स इज ब्राउन इन कलर। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम NO टू Fe। ठीक है, इस तरह से जो है ये ब्राउन कलर का ये जो कॉम्प्लेक्स बन के आएगा इट इज़ इन द रिंग फॉर्म। तो ये हमारे पास HNO3 था। ये आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिए। HNO3 आप अच्छे से रिवाइज करोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन की फैमिली हमारे कोर्स में डाल दी गई है दोबारा से, लेकिन जो हमारे पास हैं सारे के सारे कंपाउंड्स नाइट्रोजन के ही हमारे को दे रखे हैं। फास्फोरस के कंपाउंड्स हमारे स्लेब से हटा दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैं मेन चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस मिलता है P4 की फॉर्म में। ठीक है, फास्फोरस जो है उसका शेप कैसा होता है, इस तरीके से है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। एक टेंट की तरह का है, 3 पार्टिकल्स नीचे हैं, 1 पार्टिकल ऊपर है, ऊपर वाले से तीनों कनेक्ट है। ठीक है, एक पिरामिड सा बन गया है, पिरामिडल शेप हो गई है। और जो फास्फोरस है ना वो नेचर में 3 तरह का मिलता है, वाइट, रेड और ब्लैक। मतलब कि फास्फोरस की ना 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होती हैं, वाइट, रेड और ब्लैक। ठीक है, ये वाइट का स्ट्रक्चर है। रेड की बात करते हैं ना तो रेड में ये बॉन्ड अंदर को नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे P4 के मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर कनेक्टेड। ठीक है, ये कनेक्ट हो जाते हैं बाय द कोवलेंट बॉन्ड, एक चेन सी बन जाती है, ये बन जाता है हमारे पास रेड फास्फोरस। वाइट फास्फोरस में P4 अकेला होता है। ठीक है, वाइट फास्फोरस में P4 का एक सिंगल यूनिट होता है। रेड में जो है सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से। और ब्लैक में क्या होता है, पूरा नेटवर्क होता है, पूरा का पूरा इस तरीके से ना नेटवर्क बना हुआ है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क शीट, जैसे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है ना उस तरह का ये ब्लैक फास्फोरस का स्ट्रक्चर है। तो तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, अगर तीनों में देखते हैं तो वाइट फास्फोरस। वाइट फास्फोरस इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू इट स्ट्रक्चर। ठीक है, और सबसे लेस रिएक्टिव कौन है, ब्लैक। ठीक है, फास्फोरस के बारे में, फास्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में तो बहुत ज़्यादा ना लेकर के मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। अगर फास्फोरस की बात करते हैं ना तो फास्फोरस जैसे NH3 बनाता है, ऐसे फास्फोरस जो है PH3 एक गैस है, उसकी फॉर्मेशन करता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फीन गैस। बहुत ही ज़्यादा अनप्लीजेंट इसकी स्मेल होती है। ठीक है, अनप्लीजेंट स्मेल की गैस होती है। फास्फोरस को या PH3 को अगर हम रिएक्ट कराएं क्लोरीन के साथ, SOCl2 के साथ, SO2Cl2 के साथ, तो फॉर्मेशन हमारे पास PCl3 और PCl5 जो फास्फोरस के हैलाइड्स हैं ये बन करके आते हैं। ठीक है, जो यहाँ पर मैं जो टॉपिक लेना चाह रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आगे काम आने वाला टॉपिक है, तो वो है हमारे पास ऑक्सो एसिड्स। फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में आप थोड़ी बहुत ले लेती हूँ। ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो होते हैं जो H+ को रिलीज़ कर दे, लेकिन H+ ना ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, सिर्फ वही रिलीज़ होगा जो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल उठाती हूँ, H3PO2 ये मैंने कुछ जो है ऑक्सो एसिड्स लिखे हैं, H3PO2, H3PO3, H3PO4, H3PO5। यहाँ मैंने ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाया O2, O3, O4, O5। अब की बार थोड़ा सा मैंने आपकी बार जो है स्टार्ट कर दिया है। अब की बार देखना, मैंने यहाँ फास्फोरस जो है यहाँ पर P1 है, यहाँ मैंने फास्फोरस P2 कर दिया है, O5। तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सो एसिड्स के बारे में। ऑक्सो एसिड्स मैंने बताया H3PO2, ऑक्सीजन नंबर मैंने इंक्रीज़ करा O2, O3, O4, O5। ठीक है,
अब एक बार ऑक्सीजन को छोड़ करके बाकी का नंबर इंक्रीज कर देते हैं, तो H3 की बजाय यहाँ पर हो जाएगा H4 और P1 है तो ये हो गया P2, O5 एज इट इज़ छोड़ दिया। अब फिर से O का नंबर बढ़ा लेते हैं, H4 P2 O6 O7 O8। ये हमारे पास सारे के सारे ऑक्सो एसिड्स हैं। मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। ये जितने भी ऑक्सो एसिड्स हैं सभी का हाइब्रिडेशन जो है जनरली क्या मिलता है, sp3। सभी की शेप जनरली क्या मिलती है, टेट्राहेड्रल। कोई देखो एक तो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी का यही होता है। सभी में जो भी आप, जैसे अब ये फॉस्फोरस के, तो फॉस्फोरस के साथ सभी में क्या अटैच होगा, एक डबल बॉन्ड O, कम से कम एक डबल बॉन्ड O होना ही चाहिए। और ये सारे ऑक्सो एसिड है H+ रिलीज करेंगे, तो कंडीशन है कि जो H+ है ये अगर रिलीज कराना तो इसको O के साथ अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि कम से कम उसके पास एक सिंगल बॉन्ड OH का होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं ये H+ रिलीज करेंगे विच इज़ अटैच्ड विद द O, ठीक है। P डबल बॉन्ड O होना चाहिए, कम से कम एक सिंगल बॉन्ड OH का होना चाहिए, ठीक है। और प्रॉपर्टीज हम इसका एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं। H3PO2 फॉस्फोरस है, sp3 हाइब्रिडेशन, शेप टेट्राहेड्रल, एक OH हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हो P हो गया 1, O2 भी हो चुका है, H होना चाहिए 3, तो 1 2 3, ये स्ट्रक्चर हो गया H3PO2 का। H3PO3 ये P है, डबल बॉन्ड O, एक OH। अब क्या बचा देखो, P हो चुका है, O कितने थे 3, तो 1 2 3, H कितने 3, 1 2 3, ठीक है। H3PO4 P, अब की बार O4 है तो 1 और 2 हो चुका, 3 4, H कितने 3, 1 2 3, H3PO5 H3PO4 H3PO5 में एक O का ही फर्क है। तो आप देख सकते हो सारे O तो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और भी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी के साथ भी एक सिंगल बॉन्ड O अटैच कर लेंगे। अब हो गया है, अब लगाओ H, तो H 3 है हमारे पास, 1 2 3, दिस इज परऑक्साइड बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड O, परऑक्साइड। जब इसका नाम लिखा जाएगा तो इसके नाम में आएगा परऑक्सो, परऑक्सो। ये परऑक्साइड बॉन्ड एक ही फॉस्फोरस से जुड़ी है, तो जो इसका नाम लिखेंगे ना हम, वो लिखेंगे परऑक्सो मोनो। मोनो क्यों लिख रहे हैं कि एक ही फॉस्फोरस से जुड़ा है, पूरा नाम फॉस्फोरिक एसिड। परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। रीजन मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है P के साथ क्या है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O अटैच है, परऑक्साइड बॉन्ड अटैच है एक ही P के साथ, तो परऑक्साइड बॉन्ड है मोनो के साथ, तो नाम हो गया परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया, समझ में आ गए होंगे। उसके बाद आता है H4P2O5, इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। अब की बार 2 फॉस्फोरस है, तो दोनों के साथ ही डबल बॉन्ड O होना चाहिए, दोनों के पास ही OH होना चाहिए, दोनों का ही हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3। तो देखो जरा, दोनों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। P2 हो गया है, O कितने थे 5, तो 1 2 3 4, यहाँ पर O जो है वो 5 नहीं हुए हैं, यहाँ पर 4 O हुए हैं, एक O की कमी है, तो हम जो एक O है वो कहाँ लगाएंगे, दोनों के बीच में। समझ में आया होगा, एक O जो कम है, मैं इन्हें दोनों के पास 2 2 हो गए हैं, 4 हो गए, तो मैंने दोनों के बीच में लगा दिया, ये हो गया O5। अब H देख सकते हो, हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, तो 1 2 3, ये चौथी बॉन्ड यहाँ लगा दी मैंने। H4 H हो गया है, एक एक H बाकी है, तो ये हो गया H4P2O5। H4P2O6, फिर से 2 फॉस्फोरस है, दोनों के पास कम से कम एक डबल बॉन्ड हो, दोनों के पास कम से कम एक OH, ये हो गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, P2 हो गया है, O6, दोनों के पास एक एक और अटैच कर लेते हैं, कर दिया हमने, O6 हो गया, दोनों के पास 3 3 O चले गए हैं। H4 एक एक H है ही, एक एक और लगा देते हैं, दोनों के पास बिल्कुल बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लेकिन ना शेप जो है टेट्राहेड्रल नहीं आई है अभी, इसके पास जो है बाकी है एक एक बॉन्ड, तो हमने दोनों को ना इस तरह से अटैच कर दिया, ठीक है। अब आता है H4P2O7, 6 तो है ही ऐसे, अब 7 करना है तो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करा, OH
OH, अब बचा है सिर्फ एक O बीच में लिया, O7 और O8 करना है तो 2 O बीच में आएंगे, H4 हो गया, P2 हो गया, O8 होना चाहिए। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब की बार देखो फिर से परऑक्साइड बॉन्ड है, लेकिन वो 2 फॉस्फेट से जुड़ी है, तो जो इसका नाम लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हुआ, परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब हम इनके नेमिंग्स भी पढ़ेंगे सभी के, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको इसके स्ट्रक्चर्स बताए हैं। ये हमारे पास जो है सारे के सारे स्ट्रक्चर्स किसके हैं, ऑक्सो एसिड्स के। अब देख सकते हो आप कितने H+ रिलीज होंगे वो देखो जरा। अब अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसमें एक ही H ऐसा है जो O के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो नहीं है, तो इसलिए एक ही H+ रिलीज कर सकता है। H+ रिलीज करना बेसिसिटी, तो बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई 1। ये 2 H+ रिलीज कर सकता है तो 2 बेसिसिटी हो गई 2। ये 3 कर सकता है तो बेसिसिटी हो गई 3। और इसकी बात करते हैं तो ये भी जो है 3 कर सकता है तो ये भी 3 हो गया। इसकी बात करते हैं तो ये 2 रिलीज कर सकता है तो इसकी बेसिसिटी 2 हो गई। तो इसका मतलब आप सब में देख सकते हो जो जो H+ O के साथ अटैच है वही वो रिलीज हो जाएंगे। तो उससे पता चल जाएगा बेसिसिटी 2 है कि 3 है कि 1 है। 1 है तो मोनोबेसिक, 2 है तो डायबेसिक, 3 है तो ट्राइबेसिक, 4 है तो टेट्राबेसिक। क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया H3PO2 मोनोबेसिक है, बताओ कैसे। तो आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे, आप बताओगे इसमें एक H+ रिलीज हो सकता है इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 है। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी आता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर को लेकर के। इन तीनों में तो अगर हमसे कोई पूछता है रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जिसमें जितने ज़्यादा pH के बॉन्ड होंगे, P सिंगल बॉन्ड H, जितने ज़्यादा इसमें pH के बॉन्ड्स होंगे उतना रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। H3PO2 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, H3PO3 कम और H3PO4 उससे भी कम। ये जो टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ ये टॉपिक हमारे कोर्स में अभी जो है ऑलमोस्ट हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इसको ना रीड करो, ठीक है। तो ये टॉपिक जो है मैंने आपको बताया, इसमें 2 ही क्वेश्चन मेन पूछे जाते हैं, बेसिसिटी को लेकर के, रिड्यूसिंग कैरेक्टर को लेकर के। ये तो मैंने आपको कराया इनके स्ट्रक्चर्स, मोर द pH बॉन्ड्स मोर द रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। अभी इनकी नेमिंग और एक और इसमें जो है ऑक्सो एसिड हमारा बाकी है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। पहले जो एक और ऑक्सो एसिड है उसका कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनकी नेमिंग्स लर्न करेंगे, ठीक है। जो एक और ऑक्सो एसिड है वो है HPO3, ठीक है। ये जो ऑक्सो एसिड है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक एग्जिस्ट करता है HPO3 थ्राइस की फॉर्म में और एक एग्जिस्ट करता है HPO3N की फॉर्म में। मतलब कि यहाँ पर 3 HPO3 के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो आपस में अटैच होंगे और एक रिंग शेप स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा, ठीक है। और जो HPO3N है इसमें HPO3 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अटैच होंगे, सीधे सीधे लीनियरली अटैच होंगे, जो एक चेन की फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीमर बनाएंगे एक तरह का, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार जो है इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे। HPO3 थ्राइस में क्या करना होगा, 3 फॉस्फरस है। अगर आप नॉर्मल तरीके से बना सकते हो तो देख लो, सभी में कम से कम एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड O, एक सिंगल बॉन्ड OH, हमने लगा दिया, ये तो कंडीशन है ही। अब बाकी क्या बचा है HPO3, तो एक O और होना चाहिए, इसका O मैंने यहाँ लगा दिया। इस तरीके से मैंने अटैच कर दिया। अब इनको आपस में कंबाइन कर दो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोज्ड रिंग HPO3N। क्योंकि अगर इसको नहीं भी बना सकते हो तो आप इसको ना बेंजीन बना लो पहले, फिर आप इसका ड्रॉ कर लो। और लीनियर में कैसा होगा, सभी में कम से कम एक डबल बॉन्ड O, सभी में OH।
अब बचा क्या, सब में एक O बचा है, इसका O ये हो गया, इसका O ये हो गया, इसका ये, इसका ये, ऐसे हो जाएगा। तो सबको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। ये तरह का चेन तैयार हो गया है, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलीमेरिक चेन। ठीक है, और जो इनका नाम है, इसका नाम मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो है अलग सा ही नाम है, ये है मेटा, नाम है पूरा मेटा फॉस्फोरिक एसिड। जैसे उसका नाम था परऑक्सो मोनो और परऑक्सो डाई, ठीक है, तो इसका नाम भी अलग सा ही है, तो इसका नाम है मेटा फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो सारे स्ट्रक्चर्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको इनकी नेमिंग लर्न करा देती हूँ एक बार। सबसे पहले नेमिंग लर्न करने के लिए ना आप क्या करो, सारे के सारे कंपाउंड्स के एक बार पहले फॉर्मूलेस लिख लो। तो O2, O3, O4, O5 नहीं लिखूंगी मैं, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, लेकिन हमें उसका नाम याद है क्योंकि इसमें एक परऑक्साइड बॉन्ड होती है, तो नाम हो गया परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद H4, P2O5, O6, O7, O8। O8 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जो है क्या है, परऑक्साइड बॉन्ड है और उसमें भी 2 फॉस्फरस है, तो नाम हो गया परऑक्सो डाइफॉस्फोरिक एसिड। तो आप क्या करो, सबसे पहले इतना काम करो। अब इसके बाद देखो क्या करना है, आपको टिक का साइन लगाना है। ठीक है, फिर जैसे आपने यहाँ से यहाँ लगाया है, अब यहीं से आप स्टार्ट करोगे। अपना ये साइन जो है वो उसको याद रखो। ये मैंने क्यों लगाया है, इसमें 3 टर्म्स याद रखनी है, हाइपो, ऑर्थो, पायरो। जैसे मैंने पहला निशान लगाया तो ये मेरा हाइपो है, ये ऑर्थो है और ये पायरो है। ठीक है, अब जब दूसरा यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये मेरा हाइपो हो गया, ये ऑर्थो है और ये पायरो है। ठीक है, और आपको जैसे लर्न करना है वैसे लर्न करो, लेकिन अगर किसी को ये टिप लगानी है तो आप लगा सकते हो। हाइपो ऑर्थो पायरो, हाइपो ऑर्थो पायरो। पहले जो 3 हैं उनका नाम है फॉस्फोरस एसिड, OUS, फॉस्फोरस एसिड। और जो बाकी 3 हैं उनका नाम है फॉस्फोरिक एसिड। जैसे अगर मुझसे कहा जाए हाइपो फॉस्फोरस एसिड, हाइपो फॉस्फोरस एसिड, तो इसका नाम है H3PO2 फॉर्मूला। ऑर्थो फॉस्फोरस एसिड H3PO3, पायरो फॉस्फोरस एसिड H4P2O5। फिर आता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड तो H4P2O6। फिर पूछते हैं ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। फिर पूछते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड तो H4P2O7। आप अगर इस तरीके से याद करोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी इसको भूल पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है फॉस्फरस के ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स कराए। इसके अलावा मैं एक और भी चीज़ कराती हूँ आपको यहाँ पर, फॉस्फरस के ऑक्साइड्स। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 करा देती हूँ, P4O8 और P4O10। इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, P4, ठीक है, O इनके बीच में आएगा, सभी के पास कम से कम एक डबल बॉन्ड O अटैच कर लेते हैं पहले। ठीक है, O10 करना है तो हम क्या करेंगे, एक बार देखना, इनको भी डायगनली हम अटैच करेंगे। इसमें एक O यहाँ लगा दिया बीच में, इसमें एक O बीच में यहाँ लगा दिया। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। ठीक है, डायगनली मैंने इनको अटैच कर दिया। ये हो गया हमारे पास P4O10। अब जैसे जैसे आपको करना है ना उसके हिसाब से आप इसके स्ट्रक्चर्स बनाते जाओ। जैसे हम अगर मुझे बनाना है, मैं एक और भी बना लेती हूँ। O10 तो हो गया, O10 तो फुल स्ट्रक्चर हो गया है। O8 में 2 ऑक्सीजन कम है, O6 में 4 ऑक्सीजन कम है, 2 कम है, तो आप ये जो बाहर के ना इनको हटा दो, कोई भी 2 आमने सामने के मैंने हटा दिए। और O6 है तो 4 हटा दो। तो ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास तैयार होकर के आ गए। ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास P4O6, O8 और O10। तो इस तरीके से मैंने आपको ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फरस के स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, तो जितना भी मैंने आपको कराया है, नाइट्रोजन फैमिली यहाँ ख़त्म कर दी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। लेकिन उससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप NCERT पढ़ो, कॉन्सेप्चुअल पढ़ो, हॉट्स पढ़ो, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है ना तो आप मुझसे पूछो। ठीक है,
तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस की रीडिंग करो, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारी ऑक्सीजन फैमिली।